permanent access. बच्चों, by the way, I've already posted comparative and absolute advantage there. So अगर आप लोगों को किसी किस्म का उसमें मसला है तो वो आपने नहीं पढ़ा सॉरी अभी तक, तो उस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा. Okay, everybody clear on that? Okay, sir. Yes, so let's move on. मई जून 21 आप लोग कह रहे हो कि हमने किया है स्टार्ट. मार्च 21 है जी, समर 21. क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द वन. मुझे याद दिला दीजिएगा हमने 10 कर लिए थे. I have a look at the questions and Yes, sir. yes 10 हो गए थे ना ये. हाँ, स्टेटमेंट अबाउट सप्लाई इज करेक्ट. 10th ये हो गया था. 10th सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स वाला या नहीं? अगर नहीं श्योर तो इसको कर लेते हैं. You can all see my screen, I guess. If you can, don't say anything. सर आप जी. मुझे 8 MCQ समझा सकते हैं? कौन सा वाला? 8th? यस. श्योर बेटे. 8th में वो कह रहा है जी, a market is in equilibrium with 100 units of the product sold at price $10. Price elasticity of supply of the product is 2 and PED is 1. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इनकम या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब में जो वैल्यू होती है उसका मतलब क्या होता है? 1% चेंज इन प्राइस और इनकम कॉजिंग दैट मच परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड. मसलन PES2 का क्या मतलब है? 1% प्राइस चेंज होगी तो 2% सप्लाई चेंज होगी. PED1 का मतलब है 1% प्राइस चेंज होगी तो 1% डिमांड चेंज होगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? यस सर. अब प्राइस बेटे $10 से $11 पे गवर्नमेंट ने लगा दी है प्राइस, मिनिमम प्राइस. प्राइस में कितना चेंज आया? 10 to 11, $1. यानी परसेंटेज वाइज मुझे बताइएगा कितना चेंज आया? 1%. कम ऑन. 10 से 11 चेंज इज 1 ओवर ओरिजिनल 10 into 100. 0.1. कितना बेटे? 10%. ये बेसिक मैथ है, समझ आ रही है बात? 10% चेंज आया प्राइस में. 10% Yes, sir. प्राइस पर. अगर नहीं क्लियर तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं, मुझे बता दें. सर आगे. ओके, सो 10% प्राइस बढ़ी है. PES है 2, पॉजिटिव है. 10% को इसमें मल्टीप्लाई करो, 20% सप्लाई बढ़ेगी. ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे 100 यूनिट सप्लाई हो रहे थे. इक्विलिब्रियम था 100 पे तो 100 सप्लाई थी. अब 20 यूनिट्स और होंगे. सप्लाई कितनी हो गई? 120. ये बात समझ आ गई है? यस सर. माहीन, इस तरह आप मुझे अब डिमांड का बताओ. 10% प्राइस बढ़ी है, डिमांड कितनी गिरेगी? -1 है ना, डिमांड तो गिरती है प्राइस बढ़ने से, तो डिमांड कितनी गिरेगी? 1 का मतलब है 1% चेंज इन प्राइस कॉजिंग 1% चेंज इन डिमांड. तो अब 10% प्राइस बढ़ी है, डिमांड कितनी गिरेगी? 5%. बेटे नहीं, इट्स 1 ना. जो इलास्टिसिटी का फिगर है उसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मल्टीप्लाई करो, उतना ही चेंज आएगा. अगर 1% चेंज हो रहा है प्राइस में तो डिमांड 1% चेंज हो रही है. 10% चेंज हो रहा है तो 10 into 1 10% चेंज हो रही है. यस सर. सो 10% प्राइस बढ़ी, डिमांड कितनी गिरेगी बच्चे? 10%. 10%. महीना आपको समझ नहीं आ रहा? सर नहीं, ये पार्ट नहीं समझ. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू. ये देखिए, मैं सारा कॉपी करके अपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे, बिकॉज मेरे पास वो पेन समहाउ पीडीएफ पे नहीं चलता, पता नहीं क्या इशू हो गया. सो आई एम टेकिंग इट टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व करें. वी मेक इट बिगर जी. मैं ऑप्शंस को उसके मुताबिक कर देता हूं जिस तरह होना चाहिए. ये देखिए माइन, हुआ क्या है? आपकी प्राइस 10 से 11 पे गई है, तो हम पहले उसको वर्कआउट करते हैं. परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने वर्कआउट करना है. माहीन मुझे करवाइए. 10 से प्राइस 11 पे गई है. 10 ओरिजिनल थी, अब 11 पे गई है, तो हम कैसे करेंगे? चेंज है
$1 ओवर ओरिजिनल कितना था? सर ओरिजिनल हमारे पास 10। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1/10 इंटू 100। जब भी परसेंटेज चेंज करना है तो ऐसे ही करना है। यस 10% सर। प्राइस हमारी बड़ी है, 10 to 11 गई है ना। अच्छा, ओके। अब पीईएस है +2, यानी 1% अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई कितनी बढ़ेगी? 2%। 2%। तो अगर 10% बढ़ी है तो 2 में मल्टीप्लाई करो, 20% आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम था 100 पे, अब सप्लाई कितनी हो गई? 120। 120। गॉट इट नाउ? इसी तरह मुझे डिमांड का यस। बताओ। डिमांड का है फिगर -1, माइनस को इग्नोर करो, वो तो हमेशा पीडी में होता है। 1 यस सर। मीन्स 1% चेंज इन प्राइस कॉजिंग 1% चेंज इन डिमांड। तो पीडी का बताओ मुझे कितना चेंज होगा? प्राइस 10% बढ़ी है, डिमांड कितनी कम होगी? सर 1% है। महीन 1%, 1% प्राइस में चेंज हो तो 1% चेंज होगा डिमांड में। अब जी सर। प्राइस में 10% राइज आया है तो डिमांड कितनी गिरेगी? 10 सर इंटू 10%। यस 10 इंटू 1 जो पीडी का फिगर है। माइन बेटे बात समझ आ रही है? जी तो सर अब 10% डिमांड गिरेगी। 100 ओरिजिनल था, इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड बराबर होते हैं। अब डिमांड कितनी रह जाएगी? सर 190 90। माइनस 90। तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड बाय 30 यूनिट्स। डी, डी एन एक्सेस सप्लाई ऑफ 30 यूनिट्स। ओके सर। माइन 100% क्लियर है कि नहीं बेटे? क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आएगा तो आप बार बार कंफ्यूज ना हो जाना। मुझे बताइए। जी सर क्लियर है। मरियम, वर्दा, एनीवन? माहिन अली? नो सर। ओके गुड, लेट्स मूव ऑन। नंबर 10 मुझे लगता है हमने दोबारा देखना चाहिए, याद नहीं मुझे कि हमने किया था कि नहीं। गुड सर एक्स, आसान। आसान है। गुड एक्स सर एंड कर वाई लिया था। आर कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला हमारा SPCN, कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। What will be the यस सर। effect on equilibrium price and quantity of good X of an increase in supply of good Y? अब good Y को हम कर लेते हैं जी गाड़ियां। सर टी सही कर दिया था। कर लिया था ना? सबको क्लियर है बच्चों? आगे मूव कर जाऊं? माहिन, फातिमा, एनीवन needs more explanation of this? नो सर। Okay, okay. Number 11. Okay जी. A private company achieves a producer surplus at the market equilibrium price. प्रोड्यूसर सरप्लस सबको याद है, सप्लाई कर्व से ऊपर प्राइस लाइन से नीचे। हमने उस दिन प्रैक्टिस भी किया था, ठीक है। व्हाट माइट रिड्यूस द साइज ऑफ प्राइवेट कंपनीज प्रोड्यूसर सरप्लस? बिफोर इवन लुकिंग एट द ऑप्शन, या तो प्राइस कम हुई है, ठीक है, राइट, या फिर मतलब प्राइस बढ़ी है। सर हमने ये भी कर लिया। ये भी कर लिया था। ओके ओके, लेट्स मूव जी। ऑन। सो नंबर सर इसमें हमें 12। कंफ्यूजन थी सी और डी में। हाँ सर बेटे, मैंने वो मार्क्स देखी थी वो डी 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 है। कह रहा है। इलास्टिक इज मच सर बेटर। अच्छा, ये इसमें सी में क्या है? गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस ऑफ, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गवर्नमेंट ने बिलो मार्केट प्राइस लगाई है, मार्केट ये प्राइस से बिलो लगाई है। बात तो फिर वही है, प्रोड्यूसर सरप्लस कम होगा। बट चले हम इलास्टिक वाली लेते हैं जो इसने दिया हुआ है, ठीक है। ये So this is a kind of wrongly made question, to be honest. So let's move on to number 12. D. How would an economist establish the market demand curve for a private good? आसान तरीन by definition. बताएंगे बी बच्चों? है। कौन सा इट्स ऑप्शन? बी। B. बी। By combining individual demand curves horizontally. हमने ये किया भी था, दो डिमांड कर्व लगाए थे, उनको जमा करके मार्केट डिमांड कर्व के पॉइंट्स निकाले थे। एवरीबडी क्लियर? यस सर। 13th भी मुझे लगता है किया हुआ है। बहरहाल, नॉलेज ऑफ विच कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड इलास्टिसिटीज वुड बी रेलेवेंट टू अ फर्म ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू? ए। ए, तीनों इलास्टिसिटीज हम रेवेन्यू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। पीडी में भी, क्रॉस इलास्टिसिटी में भी, अगर कोई कंपेटिटर प्राइस कम करता है, ज्यादा करता है, तो हमें क्या करना चाहिए अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, अब इनकम गिरती है तो हम इंफीरियर गुड्स बनाएं ताकि रेवेन्यू बढ़े, इनकम्स बढ़ती हैं तो नॉर्मल लग्जरीज बनाएं ताकि रेवेन्यू बढ़े। तो सब में इस्तेमाल होता है। नंबर 14। अब प्लीज जल्दी से बख्तावर आंसर ना कीजिएगा, लेट्स ऑल लुक एट इट। व्हाट विल डेफिनेटली स्टॉप फॉलोइंग द नेशनलाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को नेशनलाइज करती है, खरीद लेती है, तो कंफर्म कौन सी बात है कि वो अब नहीं होगी?
आई गिव इट टू माहीन अली। तो सली से देखो मेरा बेटा। Sir, I think A. शाबाश, क्योंकि गवर्नमेंट Yes. शेयर्स नहीं बेच सकती। वो शेयर्स कब बेचती? जब प्राइवेटाइज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कंपनी शेयर नहीं बेचती। जॉब लॉसेस चांसेस आर कि गवर्नमेंट कम करेगी, लेकिन होंगे तो सही ना। प्राइस इंक्रीजेस फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, अगर रॉ मटेरियल वगैरह महंगे हो जाए तो गवर्नमेंट को भी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आजकल पेट्रोल महंगे है, गवर्नमेंट बिजनेस भी प्राइस बढ़ा रहे हैं। क्लोजर ऑफ अनप्रॉफिटेबल फैक्ट्रीज इन द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ट्राइज देयर बेस्ट टू कीप द सिक यूनिट्स रनिंग, लेकिन कभी कभी उनको बंद करना पड़ता है। डेफिनेट क्या है? डिविडेंड नहीं होते गवर्नमेंट के बिजनेसेस के, बिकॉज शेयर नहीं बेच सकती गवर्नमेंट। एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? Yes, sir. नंबर 15 जी, अब हम माइक्रो से खत्म होने वाले हैं और मैक्रो पे जाने वाले हैं। ओ वेरी गुड क्वेश्चन। तसल्ली से बच्चों देखो, डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अ सब्सिडी ऑन द प्रोडक्ट। सप्लाई कर्व S1 से S2 पे शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है सब्सिडी से। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ Yes, sir. सब्सिडी ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग? यानी गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू, कितना खर्चा करना पड़ेगा सब्सिडी पे, और कंज्यूमर कितना स्पेंड करेंगे आफ्टर सब्सिडी। तो मतलब बिफोर एंड आफ्टर सब्सिडी में कितना फर्क पड़ेगा। तसल्ली से देखें, गवर्नमेंट को कितनी सब्सिडी देनी पड़ रही है पर यूनिट, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। कितने कितनी? Mm, The 12. नहीं 12 नहीं, 12 तो Sir, प्रोड्यूसर को प्राइस मिल रही है। कितनी? sir, वो 8 पे. नहीं मेरा बेटा, कंज्यूमर्स को तो 8 पे मिल रही है, गवर्नमेंट को सब्सिडी कितनी देनी पड़ रही है आप ये देखो। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज सब्सिडी पर यूनिट। अगर उसको प्राइस लाइन पे देखो तो 8 से 12 तक $4 की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है पर यूनिट। फॉलो कर रहे Sir, हैं? हम्म, Varda said 4. 4 बिल्कुल सही है वर्दा। आप सबको समझ आ गया है 4? Yes, sir. अगर नहीं नहीं सर, मुझे नहीं समझ. देखो, सप्लाई कर्व क्यों शिफ्ट हुआ था माहीन? सब्सिडी की वजह से। वर्टिकल डिस्टेंस इनडायरेक्ट टैक्स में भी और सब्सिडी में भी, बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स एट न्यू क्वांटिटी 10 इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी या टैक्स। समझ रहे हो बात? उसी की वजह से शिफ्ट हुआ है ना। Oh, yes, sir, समझ आ गया. तो $4 प्राइस 8 से 12 में 120. जो है वो $4 की सब्सिडी है, ठीक है। Yes, sir, 120 से 120 में multiply. मल्टीप्लाई करोगे तो 480 मिलियन। अब हमारे पास सी एंड डी दो ऑप्शंस बच गए। कंज्यूमर स्पेंडिंग इनिशियली कितनी थी जब इक्विलिब्रियम पे था? क्या बताया आप लोगों Yes, ने? C. सी। Sir, कंज्यूमर practical C. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था 10, और 100 क्वांटिटी थी, 1000 कंज्यूमर स्पेंड कर रहे थे। अब 8 इंटू 120 सिर्फ 960 स्पेंड कर रहे हैं। $40 मिलियन की स्पेंडिंग कंज्यूमर्स की कम हो गई है। एवरीबडी 100% Yes, क्लियर? yes. मरियम बेटे, सर दोबारा समझा दें. आप मुझे बताएं, आपको सब्सिडी वाली अमाउंट समझ आ गई है कि सब्सिडी की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ? तो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 120 पे वर्टिकल डिस्टेंस, अगर प्राइस लाइन से देखें तो 8 और 12 के बीच में $4 की सब्सिडी है पर यूनिट। समझ आ गया बेटा? ये जी. $4 को हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में 120 मल्टीप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना पड़ रहा है? 480 मिलियन। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गई, सी एंड डी। कंज्यूमर्स पहले इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी थी मरियम, मुझे बताएं। सब्सिडी से पहले इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी? 10. और कितने यूनिट्स ट्रेड हो रहे थे? कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे थे? 100. मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या आंसर आता है? 10 इंटू 100 इज, आर यू यूजिंग कैलकुलेटर फॉर दैट? एनीवेज बताओ। जी मरियम। सर मुझे समझ नहीं आई. नहीं, कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या होती है? जितना वो स्पेंड कर रहे हैं। $10 की एक गुड थी इक्विलिब्रियम प्राइस पे, और 100 यूनिट्स वो खरीद रहे थे इक्विलिब्रियम पे। क्वांटिटी 100 थी ना, उसको जी. मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया? 1000। बात समझ आई मरियम कि नहीं? जी. अच्छा मुझे एक बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, मुझे बताओ, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फर्म्स रेवेन्यू होता है कि नहीं, पहले ये बताओ।
जितना कंज्यूमर स्पेंड करते हैं उतना ही फर्म्स को रेवेन्यू मिलता है ना। जी। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब प्राइस थी 10, क्वांटिटी थी 100 इनिशियली, तो 10 इंटू 100, रेवेन्यू भी 1000 और कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग भी बेटे 1000। समझ आ गया मेरे बच्चा? जी। अब कितनी प्राइस पे कंज्यूमर खरीद रहे हैं मरियम आफ्टर सब्सिडी? 8। और कितने यूनिट्स खरीद रहे हैं? 120। मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है? 960। तो कितनी कम हुई है कंज्यूमर स्पेंडिंग? 1000 से 960 डिक्रीजेस बाय $40। ठीक है मरियम, 100% क्लियर मेरे जी। बेटा? ओके। जी सर। हाँ, डोंट बी शाय, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिएगा अच्छा, एक रिवाइज हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। इन द डायग्राम S1 and D1 are the initial demand and supply curves for a product. What would be the new supply curve following the removal of an ad valorem tax? ad valorem tax की वजह से सप्लाई कर्व की शेप चेंज हो जाती है। पहला S1 था, तो अब टैक्स हटाया गया है। पहले तो सोचिए सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा। अब आपके पास कौन से ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन शाबाश? राइट पे शिफ्ट होगा, और डी ऑप्शन, क्योंकि एड वैलोरम था, बराबर शिफ्ट नहीं आएगा, ज्यादा उसका एक्सपैंड कर जाएगा। स्पेसिफिक होता तो फिर सी पे आता। यस, समझ आ गया? यस सर। अच्छा बच्चों, अगर टैक्स लगता तो S1 से हम कहां जाते? बी पे या ए पे एड वैलोरम टैक्स लगता? ए पे। सबको क्लियर है? वर्दा, माहीन एंड मरियम? जी सर। ओके मरियम, बता दो बेटे। जी सर। ओके ओके, लेट्स गो टू दिस नाउ। अब हमारी मैक्रो शुरू हो गई। द टेबल शोज सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इन अ फिस्कल ईयर। तसल्ली से देखें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के दिखाए हुए हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन डॉलर बिलियंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू रेज्ड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस? इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स इज नॉट अ टैक्स। टैक्स ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड is direct tax. Businesses पे self employed means business owners. Yes, sir. Carbon tax on goods, goods या services पे कोई टैक्स हो, ये पहला indirect tax है। Corporate tax डायरेक्ट है। कैपिटल गेन्स डायरेक्ट है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट है। तो 1200 है। हाँ, और एयर पैसेंजर टैक्स भी, तो 1200। सबको समझ आ गया? माहीन अली, आपने ये ओ लेवल में नहीं पढ़ा हुआ, मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन मेरा बेटा? नहीं सर, क्लियर। और मरियम आपको भी? वर्दा? जी सर। गुड गर्ल्स। नंबर 18 जी। Education for from 4 to 16 years of age in most developed economies is provided at zero price. Finance from taxation. Why should the government do this? अब एजुकेशन एक मेरिट गुड है, उसमें एक मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट है, तो तसल्ली से देखें कौन सी ऑप्शन। ए, वेरी गुड। अब मैं बच्चों को डिवाइड कर रहा हूं क्वेश्चंस। वेरी वेल डन। ये किसने बताया था? माहीन, फातिमा ने? सबको समझ आ गया? इंफॉर्मेशन फेलियर। yes, अब आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू वर्दा। वर्दा, अगर आपका माइक नहीं है तो काइंडली टाइप कर देना। व्हाट विल कॉज अ मूवमेंट अलोंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व? मूवमेंट अलोंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शिफ्ट ना हो। काफी इजी है। राइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ बेटे, आपका नहीं है वर्दा, क्या आपका गलत भी है? आपका गलत है। दोनों आप अपना बोलें प्लीज, दोनों आपका ठीक है, ये गलत है, बिना बोलें। लेट वर्दा प्रोसेस इट। सर, when she types something, let me know. Sir, she said she doesn't know. Oh, वर्दा, रिवेंटस के फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट सप्लाई को भी शिफ्ट करते हैं शॉर्ट रन में। रॉ मटेरियल्स। एक मिनट ठहर, एक मिनट ठहर जो। वर्दा,
3 रिवेंटर्स के साफ साफ फैक्टर्स लिखियो जिनसे शिफ्ट होगा। या तो प्राइस होनी चाहिए थी, प्राइस लेवल वो नहीं है तो डिमांड शिफ्ट आएगा। सो आप तसल्ली से देखना एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट, तो किस में आपको ये नजर आ रहा है? एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी तब भी ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी ना, प्राइस लेवल चेंज होगा। वर्दा सकती हूँ। वर्दा सी। नहीं बेटे, प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, फिर ए एग्रीगेट नहीं सप्लाई होगा। कर्व। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। राइज इन डिमांड फॉर यस। एक्सपोर्ट्स, उससे एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट हुआ, प्राइस लेवल बढ़ने से ऑन द कर्व मूवमेंट आई। बना के दिखा दूं बच्चों या सबको क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। वर्दा बता दो बेटे। फिर शी सही उसको समझ नहीं आई। ओके श्योर बेटे, देखो रिवेंटर्स के फैक्टर्स, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होते हैं, सो डज एग्रीगेट सप्लाई। वो कहते हैं ऑन द कर्व मूवमेंट आए, ठीक है, यानी सिर्फ प्राइस लेवल चेंज से प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर ज्यादा हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, वर्कर्स एफिशिएंट हो गए हैं, राइट पे शिफ्ट सप्लाई कर्व्स। रेट ऑफ सेल्स टैक्स में तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, उससे हमेशा सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। एग्रीगेट डिमांड अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ने से बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट होगा, प्राइस लेवल बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर मूवमेंट आएगी। मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे माइक्रो का या मैक्रो का, आपने प्राइस ढूंढना है चेंज, अगर वो नहीं मिल रहा, ये प्राइस लेवल ये जीडीपी, वो नहीं मिल रहा तो फिर ऑपोजिट शिफ्ट देखो, सप्लाई या डिमांड का, तब आपको बात सही आंसर आएगा। इक्विलिब्रियम ये था, प्राइस लेवल ये था, और नेशनल इनकम जीडीपी ये था। अब जी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन, एडी वन पे हम आए, इक्विलिब्रियम ई वन पे आया, प्राइस लेवल पी वन पे गया, नेशनल इनकम वाई वन पे, ऑन द कर्व हम यहां से यहां एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे मूव हुए हैं बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? यस सर। आप लोगों को तो पहले ही क्लियर था। माहीन, मरियम एंड वर्दा, काइंडली लेट मी नो। यस सर। Okay, Varda, just यस waiting सर। for your applaud, waiting for your acknowledgement. That's all. अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा समझाता हूँ. She understands? Hmm. या। अच्छा जी बख्तावर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स, जरा ध्यान से करना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ गवर्नमेंट डी वैल्यूज इट्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नीचे किया अपने एक्सचेंज रेट को, सोचो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी इट्स एम? बी। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। वेरी गुड। किसी को समझ ना आई हो? सर मुझे बख्तावर, तुमने मार्क्स स्कीम तो नहीं खोली मेरा बेटा? नहीं सर, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया बात इतने की। जल्दी तुमने आंसर कर रही हो माशाल्लाह। अच्छा जी, नहीं सर, मैक्रो मैक्रो स्ट्रॉन्ग है आपकी तो ये फिट है, नो वीक डाउट है। अबाउट इट। जी माहीन अली, आपको समझ नहीं आया बेटे? नहीं सर, मुझे आ गई। आगे माहीन फातिमा को। यस। माहीन मुझे बताओ मैं करेंसी। तो पिछले कितनी देर से ये सोच रही हूँ कि शायद ये पेपर अक्टूबर नवंबर का। अच्छा अच्छा, माहीन मुझे बताओ फातिमा, एक्सचेंज रेट डी वैल्यू की है गवर्नमेंट ने, एक्सपोर्ट प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? हमारी करेंसी जब डी वैल्यू होती है तो हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस चीपर होते हैं सर। चीपर और इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वर्सन हो जाएंगी, राइट? सर। सी देखो, टू रिड्यूस अ करंट अकाउंट सरप्लस, हमने करेंसी नीचे की, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी सस्ते होने से, इंपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी महंगी होने से, एक्स माइनस एम में मजीद इंजेक्शन आएगा, सरप्लस और बढ़ जाएगा। डी पार्ट, रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी है, इससे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड यस पुल सर। इन्फ्लेशन, तो बी इज द ओनली वन लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हैं। So well done, Bakhtavar, bro. Very well done. Let's move on to 21. Now giving it to Maheen Fatma. As part of its trade policy, a government subsidizes the cost of machinery used to manufacture goods for exports. Exporting firms जो machinery use करते हैं, उस पे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी हैं। हाउ विल दिस अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? बड़ा आसान है, तसल्ली से देखना।
सर बी। तो मैं बताऊं? शाबाश, वेरी गुड। डिक्रीज द यस डेफिसिट सर ऑन बी। करंट अकाउंट। यस। सबको समझ आ गया? बाकियों को या एक बार एक्सप्लेन कर दूं? हमारी एक्सपोर्टिंग फर्म्स को सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने उनकी मशीनरी पे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, प्राइसेस कम की उन्होंने एक्सपोर्ट्स की, वर्ल्ड मार्केट में कंपेटिटिव हुई। हमारे करंट अकाउंट का डेफिसिट अब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने से कम हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स नहीं आती, उसमें इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स का पैसा होता है, वन टाइम चेंज ऑफ ओनरशिप होती है नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की, यानी डेट फॉरगिवनेस या लोगोस पैटेंट्स खरीदना या बेचना किसी कंपनी के। कैपिटल अकाउंट ऑफ कोर्स दो ऑप्शन गलत हो गई। इंक्रीज द डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट गलत हो रहा है, डेफिसिट करंट अकाउंट का कम होगा क्योंकि एक्सपोर्ट सब ज्यादा होंगी, प्रोटेक्शन यूज यस कर रही सर। है गवर्नमेंट। यस, सबको क्लियर है? वर्दा बेटे जस्ट टाइप यस। यस। ओके, 22, आई एम गिविंग दिस टू वर्दा असलम। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन? दो ही कॉजेज हैं, तसल्ली से देखें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सर बता सर डी। डी इज करेक्ट, डी एज इन डेविड, राइट? यस। यस। चलिए मुझे समझा दें। बख्तावर को, बख्तावर ये तो आसान तरीन क्वेश्चन सर था। मुझे। देखो जरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय राइजिंग एक्सचेंज रेट। आपने 8 मार्क का क्वेश्चन किया था, हाउ ए डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैन कॉज बोथ हाँ। कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझा दूं? ओह यस यस यस, गलत हो गया सर ये? मुझे वो राइजिंग समझ आता है। एक्सचेंज तो सर हमारी इंपोर्ट सस्ती होंगी और एक्सपोर्ट्स हाँ महंगी हाँ, होंगी। एब्सोल्युटली। इंपोर्टेड यस। रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट जी, सस्ते हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स लगने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, हटाने से तो सब्सिडी वाला इफेक्ट है। एग्रीगेट सप्लाई सर। बढ़ती है, कॉस्ट कम होने से प्राइस लेवल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नीचे जाती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय अ राइजिंग एक्सचेंज रेट। राइजिंग एक्सचेंज रेट से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम डाउन, एग्रीगेट डिमांड डाउन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन डाउन। डी अलबत्ता, यस सर। लोअर डायरेक्ट टैक्सेस, अब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन। ठीक डिमांड ठीक पुल ठीक ठीक, इन्फ्लेशन। समझ आ गई सर। गुड गर्ल्स, शाबाश। Maheen, Ali, and Mariam, Marda, anyone who's struggling with this question? नो सर। Great, great. ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया एकदम से। आई एम गिविंग दिस टू माहीन अली। तसल्ली से मेरा बेटा, एक ट्रिक है इसमें। Figures shown from the New Zealand's balance of payment for 2017 according to data published by Stats New Zealand in September 2018. उसने कुछ हमें कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया है, कुछ करंट अकाउंट बैलेंस दिया है, फाइनेंशियल अकाउंट, फिर गुड्स बैलेंस अलग में दे दिया है, और उसके बाद जो है सर्विसेज बैलेंस अलग में दे दिया है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग आइटम? मैंने बताया था जितना सरप्लस हो या डेफिसिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो हम उसको ह्यूमन एरर्स एंड ओमिशन बोल के उसको बैलेंस करते हैं। मतलब अगर डेफिसिट हो तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे बराबर करने के लिए, और अगर सरप्लस हो, बैलेंस हो पेमेंट, तो हम उसमें डेफिसिट साइड पे यानी कि डेबिट कर देंगे। अब तसल्ली से देखो, टोटल बैलेंसेस कैलकुलेट करो। 3 अकाउंट्स हैं, कैपिटल, फाइनेंशियल एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, करंट अकाउंट। पहले मुझे बताइएगा जब कर चुके हैं कि कितना है, सरप्लस है या डेफिसिट है ओवरऑल। सर मुझे नहीं समझ में आया। मेरे बेटे 3 खाते हैं आपके पास, आपने ओवरऑल मालूम करना है कितना डेफिसिट या सरप्लस है। जैसे करंट अकाउंट उसने लिखा हुआ है जी, सॉरी कैपिटल अकाउंट उसने लिखा हुआ है 1300 आपका पॉजिटिव है यानी सरप्लस है। करंट अकाउंट लिखा हुआ है 7000 डेफिसिट है। फाइनेंशियल अकाउंट 7600 सरप्लस है। इन तीनों को जमा करें ना आपस में। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस को इग्नोर करें बिकॉज वो ऑलरेडी करंट अकाउंट में आ चुकी हैं,
उसने आपको धोखा देने के लिए किया कि इसको पता भी है करंट अकाउंट में होते हैं। तो पहले 3 को जमा करें आपस में, जो आंसर आ रहा है दैट विल बी योर सरप्लस या डेफिसिट जितना है उसकी कॉन्ट्रा एंट्री हमें डाल के नेट एरर्स एंड माइनस ओमिशन। है तो अब देखो कितना है हमारा सी सी 1900 सरप्लस था, हमें समझ नहीं आ रही ये कहां से हो रहा है, तो हमने उसको नेट एरर्स एंड ह्यूमन गलतियां और ओमिशंस में डाल के माइनस 1900 किया, डेबिट एंट्री डाली। सबको समझ आ गया? इट्स अ बिट ट्रिकी द क्वेश्चन, प्लीज डू आस्क इफ समबडी इज स्ट्रगलिंग। नो। क्या बात है बता। एनीवन एल्स जी? मरियम जे, आर यू क्लियर ऑन दिस बेटे? जी सर। गुड गर्ल, लेट्स मूव ऑन। महीना आपको तो क्लियर होता है, जब नहीं होता तो आप पूछ लेते हो। यस ये देखिए जी, उप्स, कंट्री का कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा ही देता हूं इस मौके पे। What is comparative advantage? When one country can produce a good or service at a lower domestic opportunity cost than the other country. यस Absolute advantage क्या है? When a country can produce a greater amount of a good or service using the same amount of resources than the other country. तो अब कौन सा आपको absolute नजर आ रहा है, कौन सा comparative? सी सी कंपैरेटिव है पहली स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट है दूसरी स्टेटमेंट। लेकिन ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, यूट्यूब पे लगी हुई देख लो, तो आपको ये सारा मसला हल हो जाएगा। लेट्स गो टू 25। आई एम गिविंग दिस टू मरियम जरार। हाँ, मुश्किल क्वेश्चन है मरियम, तसल्ली से। डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टैरिफ ऑन गुड एक्स बाय कंट्री वाई। वो एक्सटेंडेड डायग्राम जो टैरिफ का होता है, जो मैं कहता हूँ नहीं बनाना आप लोगों ने, अनलेस एमसीक्यू में आए और उसको अपना समझना होगा। What is the revenue in US million dollars received by producers of good X in country Y after the tariff is introduced? डोंट गिव अप मरियम, ये होने वाला क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। बल्कि इस पे हम थोड़ी सी और बात करके सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इसका इजा बीजा, ताकि आप बच्चों को टोटली क्लियर हो जाए। एक्चुअली लेट मी मेक इट अ बिग थिंग, ताकि हम सब इसको बड़ी अच्छी तरह समझ सकें। सर जो हमारा सप्लाई का बना हुआ है लाइक 20 पे, हम उससे देख के फिर रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्युटली एसएक्स वर्ल्ड था बिफोर टैरिफ, टैरिफ लगने के बाद वो ऊपर शिफ्ट हुआ क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए उसकी सेम शिफ्ट आई है। तो अब तो सोचें लोकल फर्म्स कितना बेच रही हैं मरियम, और कितना रेवेन्यू उनको मिल रहा है। बहुत सिंपल है। सर डोमेस्टिक तो फिर एक्सएस बता रहा है और उस पे हमारा 100 आ रहा है, तो सर 20 टू 100 पे हमारा रेवेन्यू सर 2000 मुझे है। 2000 लग रहा है। 2000 इज करेक्ट, शाबाश बच्चों। सबको 2000 लग रहा है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैंने सारा ये ग्राफ तो एक्सप्लेन करना ही है आपको। लेट्स टॉक अबाउट इट। मरियम आपको समझ आया? ये पहले मैं ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं बिफोर आई आंसर आस्क यू अदर क्वेश्चंस। सर अगर वो वर्ल्ड का पूछता तो फिर हमारा 170 से 220 फिर होता रेवेन्यू, फिर हमारा वैसे निकलता। लेट्स सी अभी उसकी बात करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मुझे मरियम बताइए, आपको ये पहले बात समझ आई है या नहीं? सर एक्सप्लेन कर दें। श्योर। एस6 वर्ल्ड था बेटे, वर्ल्ड सप्लाई कर्व बिफोर टैरिफ। लोकल फर्म्स $10 प्राइस थी ना वर्ल्ड में, लोकल फर्म्स कितना बेच पा रही थी? आप लोकल डोमेस्टिक कर्व तक जाओ, सिर्फ 80 वो बेच पा रही थी। सो 10 इंटू 80, उनको रेवेन्यू मिल रहा था 8,800। ठीक है बेटे, समझ आ रहे हैं? आई कुडंट हियर यू। हाँ, अब मुझे आप बताओ 20 की प्राइस पे मरियम, अब लोकल फर्म्स कितनी बेच पा रही हैं, कितने यूनिट्स? 20 की प्राइस से हाथ चलाओ और लोकल फर्म्स के डोमेस्टिक सप्लाई कर्व तक जाओ और देखो वो कितना आप बेच पा रही हैं। यार आई विश माई पेन वॉज वर्किंग। यार मैं इसमें चलाने की कोशिश तो कर रहा हूँ,
ये देखो बेटे 10 पे 80 बेच पा रही थी तो हमारा 800 ये वाला इलाका रेवेन्यू का था। अब 20 पे मैं डोमेस्टिक सप्लाई कब तक गया, 100 बेच पा रही है, सो 20 इंटू 800 2000। मरियम समझ आई बात बेटे? सर 100 से 170 के दरमियान क्या था वो ठहर जाओ मैं उस पर आता हूँ आराम आराम से। मरियम पहले आपको ये बात समझ आई है कि नहीं, मुझे बता दो। सर शी लेफ्ट बट नाउ शी जॉइन, तो अभी उसको पहले पता नहीं था। उसको पहले पता नहीं है। अच्छा माहीन अली, आपको समझ आ गया ये वाला आंसर? जी सर। ओके, अगेन लेफ्ट है उसका नेट का इशू आ रहा है, तो चलिए आप बच्चों को सर मैं आप दोबारा अब समझा। जी मरियम देखो बेटे, $10 सर जब वर्ल्ड प्राइस थी, लोकल फर्म्स की हम सप्लाई कब तक गए, 80 यूनिट्स वो बेच पा रही थी। कितना रेवेन्यू था उनका? $10 जब प्राइस थी, हम लोकल सप्लाई कब तक गए, मेरा ये पॉइंटर देखो। सर क्या यस यस यस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा बोल। मैंने कहा जी जब $10 वर्ल्ड प्राइस थी, अपना माइक बंद कर दो उससे शायद हो रहा है। $10 जब वर्ल्ड प्राइस थी, हम लोकल सप्लाई कब तक गए, मेरा एरो पॉइंटर देखो माउस का, लोकल सप्लाई सिर्फ 80 यूनिट्स थी। कितना रेवेन्यू आ रहा था ये सारा एरिया मरियम? 800। अब जब टैरिफ लगा तो वर्ल्ड प्राइस 20 पे चली गई। अब हम लोकल सप्लाई कब तक गए, फर्म्स बेच पा रही हैं कितने यूनिट्स मेरे बेटा? मेरा एरो फॉलो करो। 2000 2000 रेवेन्यू हो जाएगा, 20 पे 100 यूनिट्स बेच पा रही हैं। क्लियर हो गया मेरा बेटा? जी। अच्छा अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जो बख्तावर ने भी बात की थी, मैं सारा रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ पे। मुझे बताओ, जब $10 प्राइस थी यानी टैरिफ नहीं लगा था, लोकल फर्म्स 80 बेच पा रही थी, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी? डोमेस्टिक डिमांड के अब तक जाके देखें, हमारे कंज्यूमर्स कितना मंगवा रहे थे, कितना चाहते थे कंज्यूम करना? 200। 200 80 लोकल फर्म से खरीद लिया, 200 टोटल डिमांड है। 120 कहां से आ रहे हैं? इंपोर्ट से। ये सारा एरिया समझ आ गया? सो 10 इंटू 120 हम करेंगे तो समथिंग लाइक 1200 मिलियन इंपोर्ट्स पे लग रहा था। क्लियर हो सर गया सर 120 कहाँ से आया? मेरे बेटा? देखो आप, ये है वर्ल्ड सप्लाई का परफेक्ट इलास्टिक SX वर्ल्ड, $10 प्राइस थी, इस पे लोकल फर्म सिर्फ बेच सकी 80 यूनिट, लेकिन जब हम डिमांड कर्व तक गए, लोकल डिमांड कितनी थी? 200। बाकी 120 कहां से आ रहे हैं? इंपोर्ट से। तो 120 इंटू 10, 1200 मिलियन हमें इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ आ गई मेरा बेटा? जी। अब आप लोग मुझे बताएं, माहीन अली, जब 20 पे प्राइस चली गई है टैरिफ लगने के बाद, अब हम कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं? कितने मिलियन या कितने यूनिट्स बता दो बस, अमाउंट में, मिलियंस में बेशक ना बोलो। सर मैं बताऊं? एक मिनट ठहरिएगा। माहीन अली, लोकल सप्लाई देखो कितनी हो गई है, और अभी डोमेस्टिक डिमांड कितनी है 20 की प्राइस पे? बिल्कुल वो मैक्सिमम प्राइस वाली शक्ल बन रही है। समझ आ गई अगर बात आए तो समझ मुझे बताएं, ये कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम? सर सामने लिखा। हाँ हाँ लिखा हुआ है, मैं वेट करते हैं। जी माहीन अली, जस्ट टॉक टू मी। यस सर। 20 मिलियन जब $20 जब प्राइस थी, लोकल फर्म्स कितना बेच सक रही थी? डोमेस्टिक सप्लाई कर्व तक जाओ, लोकल फर्म्स कितना बेच पा रही थी? 100। और 20 की प्राइस पे लोकल डिमांड कर्व तक जाओ, DX डोमेस्टिक तक, कितनी डिमांड थी? 170 तो 270। 70 इज द इंपोर्ट। और कितना रेवेन्यू, कितना एक्सपेंडिचर लगा इंपोर्ट पे? 20 इंटू 70, 1400। समझ आ गया मेरा बेटा? ठीक है। जी सर। अच्छा अब मैं आप में इसमें एक और चीज पूछने वाला हूँ, वो जरा टफ है, लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी चीजें और पूछ लूँ। माहीन फातिमा, हमारी इस टैरिफ लगाने से डोमेस्टिक फर्म्स का रेवेन्यू कितना बढ़ा है मेरा बेटा? पहले था, जी जी, सर पहले था हमारा 800 और अब फिर है उसके बाद हमारा तो 2200। 1200 से हमारा मिलियन रेवेन्यू बढ़ गया है। क्लियर हो गया? यस। कंज्यूमर चॉइस में कितनी कमी आई है बख्तावर? डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से देखो, कितना कितना?
सही बोल रही थी सही शायद तुम। थी। दोबारा बोलिएगा बतावर। सर एक सेकंड। $10 की प्राइस पे हम कितना डिमांड कर रहे थे? 20 पे कितना कर रहे थे? सोचो। 200 200 और 20 पे कितना कर रहे हैं अब डिमांड? तो सर 170 तो 30 मिलियन यूनिट्स की चॉइस हमारी कम हो 30 गई है। मिनट तो सर मैंने 30 कहा था हाँ आपने पहले। सही बोला था, इसलिए मैं कह रहा था दोबारा बोलो, डरो नहीं, ठीक है? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? यस। ओके। मरियम, आपको, माहीन, क्लियर है ये बातें जो मैं कर रहा हूं? इन बच्चों को तो आ रहा है, ठीक है, गुड। अच्छा अब मुझे बताएं, टैरिफ लगना एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उससे जो कर्व शिफ्ट होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स बिकम्स द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है? कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं जब टैरिफ लगा है? 70 मिलियन। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है? गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिल रहा है टैरिफ से? बीच का एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसको कैलकुलेट करें, मुझे जरा बताएंगे। सर 17 to 20। 17 टू, थोड़ा सा देखो, 20। नहीं 20 नहीं, टैरिफ से कितनी प्राइस बढ़ी है? सर 700 वर्धा ना 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 ना, 700, यस, शाबाश वर्दा। 17 टू 10, प्राइस बढ़ी थी $10 पर यूनिट, टैरिफ वाज $10। कितने यूनिट मंगवाए? 70 इंटू 10। वो जो बीच में यहां पे एक रेक्टेंगल सी बन रही है, ये वाली, ये है जी हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू। क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस। Maheen, Ali and Mariam and Bakhtavar, please let me know. Very good Yes, guys. अच्छा, अब आखिरी चीज, दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स बनती हैं, डेड वेट लॉस, वो कितना हुआ है? ये पहली ट्राइंगल जहां पे मैं पॉइंटर चला रहा हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो बताएं 10 मुझे। तो एक आएगा 10 into 20। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट नहीं बता रहा, सिर्फ एरिया दिखा रहा हूं, वो उसने नहीं बना, हम नहीं कर सकते कैलकुलेट। ये वाला जहां पे मेरा माउस पॉइंटर ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ना, ये हमारा डेड वेट लॉस है, और इतना हमारा कंज्यूमर सरप्लस में कमी आ रही है, ये हमारा डेड वेट लॉस है। दिस वन एंड दिस वन, ये मैं बना के आपको दिखा दूं दोबारा एक बार, ताकि आपको डेड वेट लॉस क्लियर हो जाए। सर मुझे कर्सर हिलता हुआ नहीं नजर आ रहा। ओए अच्छा, Yes, मैं sir, आपको ready. बना के सर दिखाता हूँ। ये 10 और 20 के दरमियान जो ट्रायंगल बन रहा है हाँ हाँ छोटा सा हाँ, वो आप है। बिल्कुल सही पहुंच गए हो, लेकिन कुछ बच्चों को नजर नहीं आ रहा, तो आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। एक मिनट जी, मैं एक बार ये पूरा ग्राफ विदाउट दैट दोज लेबल्स, मैं अपने लेबल्स करके आपको ABCD में जैसे क्लास में करवाया था ना, वैसे करवाता हूँ। ये सिर्फ MCQs के लिए, आप और सेक्शन ए में कभी आए तो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है हमारा डोमेस्टिक डिमांड, मैंने इसको DD का नाम दे दिया। ये है हमारी डोमेस्टिक सप्लाई, SD। डोमेस्टिक प्राइस पे कोई नहीं खरीदेगा बिकॉज वो हाई है, प्राइस डोमेस्टिक। गवर्नमेंट ने बिफोर टैरिफ सप्लाई वर्ल्ड ये थी, लेट्स से जी इसको हम कर लेते हैं P प्राइस वर्ल्ड। अब जब टैरिफ लगाया है, ठीक है, पहले इसके करते हैं, इसके ऊपर डोमेस्टिक सप्लाई थी Q0, डोमेस्टिक डिमांड थी Q1। जब टैरिफ लगाया, प्राइस वर्ल्ड टैरिफ, सप्लाई वर्ल्ड टैरिफ, तो अब डोमेस्टिक फर्म्स Q2 तक बेचने में कामयाब हुई, जबकि इंपोर्ट सब कम हुई, डोमेस्टिक डिमांड प्राइस बढ़ने से कम हुई Q3। अब मेरे बच्चों, मैं आपसे कुछ लेबल्स करके चीजें पूछ रहा हूं। चलिए ठहरे ठहरे ठहरे, ए, ठीक है, B, C, D, E। सर C और E हमारे डेड वेट लॉस। ये हमारा डेड वेट लॉस है, C Yes. एंड E। समझ आ गया? मैंने B लिख दिया, D डेड वेट लॉस, ठीक है मेरे बेटे। थोड़ा सा मुझे बताएं, कंज्यूमर सरप्लस कितना था बिफोर टैरिफ? हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था? AB. ए था सिर्फ बिफोर टैरिफ, Yes. आफ्टर टैरिफ AB हो गया। Yes. समझ आया? कंज्यूमर सरप्लस के लिए मुझे अब लेबल Yes. करने पड़ेंगे, ABCD मैं यूज कर चुका हूं, F, G, और बीच में मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा H। मुझे बताएं कंज्यूमर सरप्लस कितना था बिफोर वर्ल्ड टैरिफ? GH। ना, पूरा देखो, डिमांड कर्व से नीचे नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर, ये Yes. सारा है F G H Yes. B C D E।
डिमांड कर्व से नीचे नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर। समझ आ गई? अब जब प्राइस लाइन PWT पे आई है तो सिर्फ FGH बच गया। समझ आई मेरे बच्चों? यस सर। और कमी कितनी हुई है BCDE की। ये बातें सारी समझ आ गई हैं तो फिर आपको आइंदा ये ग्राफ तंग नहीं करेगा। मुझे बता दें प्लीज। यस सर। मुझे मरियम एक बात बताएंगी, टैरिफ लगने से डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट हमने कितनी बचाई है? क्वांटिटी लाइन से देखें, पहले कितनी सप्लाई हो रही थी, अब कितनी हो रही है डोमेस्टिक। कितनी डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट हम बचाने में बेटे कामयाब हुए? ये क्वांटिटी लाइन से देखिएगा। जितना डोमेस्टिक फर्म सप्लाई ज्यादा कर पा रही है उतनी अनएम्प्लॉयमेंट बच रही है। सोचो, पहले इस प्राइस पे सोचें कितनी सप्लाई थी, अब इस प्राइस पे कितनी डोमेस्टिक सप्लाई है। जितना इजाफा हुआ है Q0 से Q2, ये हमने डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट बचाई है। कंज्यूमर चॉइस Q1 से Q3 पे आ गई है। गवर्नमेंट का टैरिफ रेवेन्यू D है। समझ आ गया सब मेरे बच्चों को? यस सर। एक्सीलेंट, लेट्स फिनिश द पेपर नाउ, टाइम भी काफी हो गया है। 26 पे जाते हैं जी। बिटवीन 11 and 13 retailers reported the expenditure on domestically produced and imported goods had reduced. दोनों डोमेस्टिक चीजों पे भी लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम स्पेंड कर रहे हैं, और इंपोर्टेड पे भी। दिस वाज बिकॉज कस्टमर्स डिड नॉट टेक लोन्स एज द इकोनॉमी वाज इन अ रिसेशन। व्हाट इज द लाइकली रिजल्ट ऑफ दिस? कंजम्पशन कम होने के रिजल्ट में क्या होगा? तसल्ली से देखें, अभी तसल्ली से देखते हैं, जल्दी इतनी नहीं करो, हो सकता है सही हो लेकिन लेट्स सी। ए ही सही है लेकिन लेट्स लुक एट इट। डिक्लाइन इन डेफिसिट इन ट्रेड अकाउंट। जब इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं आप तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम, X माइनस M बेहतर हो गया। डिक्लाइन इन लेवल ऑफ सेविंग। हमारी जब इनकम्स कम होती हैं इंसान ज्यादा सेव करता है डर के कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये भी गलत है। हम इंपोर्ट्स जब कम खरीदेंगे उनकी डिमांड कम होगी तो उनकी प्राइस गिरेगी, हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाएंगी। डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन है, स्पेंडिंग नहीं कर रहे, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बच्चों समझ आ रहा है या कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी? बताएं। सबको क्लियर है? ऑलराइटी। नंबर 27, international increased international competition leads to a worsening in a country's current account balance. दुनिया भर में कंपटीशन बढ़ने से हमारा करंट अकाउंट बैलेंस खराब हो रहा है, डेफिसिट तरफ जा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफसेटिंग फैक्टर्स, और कोई ऐसा फैक्टर हो जो इसको रिमूव कर सके, हाउ इज दिस लाइकली टू अफेक्ट द एक्सचेंज रेट? पहले तसल्ली से एक्सचेंज रेट को देखें, लेफ्ट हैंड कॉलम में। हमारी अगर करंट अकाउंट खराब हो रहा है इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स की डिमांड सोचें, इंपोर्ट्स की डिमांड सोचें, और एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट सोचें। अप्रिशिएट होगा या डेप्रिशिएट होगा? डेप्रिशिएट, तो सी एंड डी ऑप्शंस रह गई। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने से डी होगा। डी होगा। इंपोर्टेड, कॉस्ट पुश यस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वेरी वेल डन बख्तावर। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी रॉ मटेरियल सस्ते महंगे होने की वजह से। माहीन अली क्लियर ऑन दिस? मरियम? यस सर। ओह गुड गर्ल्स। 28 जी। एक्सलीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, शाबाश। क्या कॉन्सेप्ट बना लिए हैं प्रो ने अपने इसमें मैक्रो में, वेल डन। 28 जी, why are higher interest rates together with increased taxation on expenditure likely to cause domestic deflation? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से साथ में इंक्रीज टैक्सेशन ऑन एक्सपेंडिचर, यानी डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़े हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, दोनों रीजन से डोमेस्टिक डिफ्लेशन होती है। लेकिन वो कहता है क्यों? आसान क्वेश्चन है। सर बी। ये किसने बताया है? बी। माहीन। महीन अली, हाँ। नो फातिमा। फातिमा, वेरी गुड। अच्छा लेट्स सी, बाकियों का कोई कोई डिफर कर रहा है इसमें थोड़ा सा? सर बी। बी, सब बी पे सेटल्ड हो? यस। दोनों की वजह से हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को री कर रही हैं। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से भी कंजम्पशन कम, एग्रीगेट डिमांड कम, इन्वेस्टमेंट कम, एग्रीगेट डिमांड कम। टैक्सेस कम होने से भी डिस्पोजेबल इनकम
इंक्रीज टैक्सेशन से भी डिस्पोजेबल इनकम कम, स्पेंडिंग कम, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन कम होने से कम। तो सिंपली बी इज करेक्ट। नंबर 29, which policy aimed at correcting a balance of trade deficit is an expenditure reducing policy? I'm so happy it came. एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग या एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज किनको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना मॉनेटरी पॉलिसी में, मनी सप्लाई कम कर देना, एक्सचेंज रेट बढ़ा देना, ये है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, यानी बजट को सरप्लस करे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करे और रेवेन्यू टैक्सेस से ज्यादा ले। सो कौन सी ऑप्शन ठीक है आपके ख्याल में? Increase direct taxation. इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन। इससे आपका एक्सपेंडिचर डैम्पन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये एक डिफरेंट नाम है आपकी उसका मॉनेटरी, हाँ, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज का। एक मैं आपको और बता दूं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, जिसमें हम चाहते हैं कि फॉरेनर्स भी हमारी तरफ स्विच हो, हमारी गुड्स की तरफ, और लोकल लोग भी अपनी गुड्स खरीदें। इसमें आ जाता है एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन एंड प्रोटेक्शनिज्म। उनको हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज बोलते हैं। बच्चा समझ आ गया? Yes. जी। ओके। नंबर 30, विच पॉलिसी विल नॉट कॉज अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? इसको कर देते हैं हम माहीन अली के हवाले। कौन सी पॉलिसी से बेटे इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही? कोई गलत पॉलिसी इस्तेमाल हो रही है? वो बहुत इजी है। Yes, sir. C. कौन सी? C. सी। Yes, reducing शाबाश pressures. शाबाश। अच्छा, व्हाई नॉट डी, रिमूविंग सब्सिडीज? उससे भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। और Because जब फर्म के लिए ना, हाँ, लेट मी सी, डायरेक्टली लिंक्ड तो नहीं है। एक मिनट देखें। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने से तो डेफिनेटली डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी, रिमूविंग सब्सिडीज से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कॉज ना करे। एनीवेज, अगेन समहाउ जरा गलत सा क्वेश्चन लग रहा है, मैं दोबारा देखता हूँ। विच पॉलिसी विल नॉट कॉज अ रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का रेट कौन सी? बच्चे हम गलत कर रहे हैं। कोई एक पॉलिसी है जो उल्टी उल्टी चल रही है। इंटरेस्ट रेट कम करने से भी इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, रिमूविंग सब्सिडी से भी बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीजिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बढ़ाने से भी इन्फ्लेशन का रेट गिर रहा है, समझ रहे हैं? और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने से भी इन्फ्लेशन का रेट गिर रहा है। हम उल्टा जा रहे हैं। विल नॉट कॉज अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक सेकेंड जी। तो सर इनकम टैक्स आपने बढ़ाया तो इन्फ्लेशन रेट गिरेगा, ठीक है। इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई उससे भी गिरेगा, इंटरेस्ट रेट गिराएंगे तो उससे बढ़ेगा। नहीं, हम सही जा रहे थे। रिमूविंग सब्सिडीज को साइड पे शायद करेगा और इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करेगा। एक मिनट। हाँ, इंटरेस्ट रेट इज मोर पावरफुल देन सब्सिडीज, सो या। लेकिन अगेन अ बैड क्वेश्चन। इसका कोई बच्चा देखिएगा मार्क स्कीम ना, जब टाइम हो तो मुझे बताइएगा क्या इसका सही ऑप्शन था, ठीक है? ओके सर। बल्कि लेट मी सी इफ आई हैव इट इन माय थिंगी, इधर अपना मेरे डॉक्यूमेंट्स में। ये 2012 है, समर 2012, समर 12, 21, समर 12। ये देखते हैं इसकी मार्क स्कीम हम जल्दी से। I think they'll go for interest rate. Yeah, C, interest rate. So interest rate will take precedence over removing subsidies. All good, bacho. Good class, mashallah. Have a very good day, and I'll see you all, inshallah, on campus Monday. ठीक है? Best of luck for the mocks. आपको मैंने पेपर्स बता दिए मॉक्स के, बाकी के जो ऐड करने हैं या नहीं? अभी नहीं बताया। मैं आज ही नहीं भेज सर। देता हूँ, आज ही भेज देता हूँ, ठीक है? यस सर। आप